गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। आज हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। पहले मैंने बताया था बिहेवियरलिज्म, जो कि वाटसन का था, जिनको फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कहा जाता है। वाटसन जो कि अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। तो व्यवहारवाद जो है वो साइंटिफिक है और इसको शिक्षा एजुकेशनल फिलोसफर को इसमें बड़ी हेल्प मिली थी। आज हम करवा रहे हैं थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है इसको कई नामों से पुकारा जाता है। थॉर्नडाइक का जो है वो है ट्रायल एंड एरर, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको कहते हैं कनेक्शन। थॉर्नडाइक का संबंधवाद, कनेक्शन। एक और भी नाम है इसका जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपन और प्रतिक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन और प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जिसको SR के नाम से शॉर्ट फॉर्म में बुलाया जाता है। SR, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। सीखने का संबंध सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कनेक्शन लर्निंग। इसको हर्ष और दुख का सिद्धांत भी कहते हैं, सुख और दुख का। जिसमें हमें सुख मिलता है उसे हम बार बार करते हैं और जिसमें हमें दुख मिलता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो इसको कई नामों से पुकारा जाता है। थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है, थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है फेमस हुई है ट्रायल एंड एरर में, यानी कि त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। मैं अब सबसे पहले थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये केवल आपके बीएड के लिए नहीं है, बल्कि सीटेट और एटेट के लिए भी आता रहता है इसके क्वेश्चन, और ये लर्निंग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। थॉर्नडाइक जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजी था। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था। इसने साइकोलॉजी पर बड़े काम किए, इसलिए इसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि ये शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता भी माना जाता है। वैसे ये साइकोलॉजिस्ट था, इसने मनोविज्ञान पर बड़ा कार्य किया। थॉर्नडाइक ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया, जो कि SR फ्रेमवर्क, जिसको कहते हैं SR फ्रेमवर्क लर्निंग, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों को एसोसिएट किया रिजल्ट में के मामले में। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया सीखने का अच्छा परिणाम दिखाता है। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि इसने जानवरों पर बहुत सारे कार्य किए। जानवरों जितने भी एनिमल थे उन पर अधिकतर कार्य किए हैं, बिल्ली, कुत्ता, चूहे आदि पर। और फिर वो
ह्यूमन बीइंग पर लागू किया गया और एजुकेशन में इसको लॉ बनाए गए। इसको लॉज ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। सीखने के नियमों के बारे में भी इसके बारे में थॉर्नडाइक का नाम फेमस है, लॉज ऑफ लर्निंग। पहला इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक कैट के ऊपर था, बिल्ली के ऊपर। इसने एक भूखी बिल्ली को एक जालीदार बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स का जो दरवाजा था वो इस प्रकार से बनाया गया कि उसकी चटकनी दबाने से दरवाजा खुल जाता था। इस समस्या बॉक्स को, ये इसको पजल बॉक्स भी कहते हैं। इस समस्या बॉक्स के बाहर मछली का एक टुकड़ा एक प्लेट में रख दिया गया। भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा स्टिमुलस का काम कर रहा था, उद्दीपक का काम कर रहा था। उद्दीपक मीन्स, स्टिमुलस मीन्स इच्छा, क्योंकि बिल्ली भूखी थी और उसके सामने प्लेट में मछली का टुकड़ा पड़ा था, तो उसको स्टिमुलस हुआ, उसमें लालच आया, उसके अंदर उद्दीपक आया कि मैं किसी भी तरह से इस पिंजरे के बाहर निकलूं और मछली का टुकड़ा खा लूं, क्योंकि बिल्ली भूखी थी। बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, इधर उधर पैर हाथ मारे और कई बार प्रयास करते करते अचानक उसका पैर चटकनी पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। बिल्ली बाहर आई और उसने वो मछली का टुकड़ा खा लिया। इसी तरह उसी बिल्ली को उन्होंने बार बार उस पिंजरे में रखा। वो बार बार, जितनी बार उसने पहली बार प्रयास किया था उससे 50% कम में प्रयास में उसने चटकनी खोल ली। और इसी तरह से उसकी जो एरर है, त्रुटियां है, उनकी संख्या कम होती गई और वो दरवाजा खोलने में सफल होती गई, क्योंकि इस प्रकार उसका जो उत्तेजकपन था, स्टिमुलस था, उसकी जो रिस्पॉन्स था वो मछली को खाना था और उसके अंदर जो उत्तेजना आई, उस उत्तेजना में उसने हाथ पैर मारे, प्रयत्न किया, प्रयास किया और उस प्रयास में कई बार त्रुटियां की, उसने वो सफल हो गई। तो उसकी फिर बार बार उसकी वो त्रुटियां कम होती चली गई। एक बार तो ऐसा आया कि उसे पिंजरे में बंद किया, उसने वो चटकनी दबाई, एक ही बार में चटकनी दबाई और बाहर आ गई, क्योंकि वो उस काम में उसको लर्निंग हो गई थी, अधिगम हो गया था, एफिशिएंट, यानी कि वो उस काम में दक्ष हो गई। थॉर्नडाइक ने और भी कई प्रयोग चूहों और मछलियों पर किए। ये तो था थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। अब मैं बता रही हूँ कि थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम बताए, लॉज ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक को लॉज ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो लॉज ऑफ लर्निंग है, 3 मुख्य हैं और 8 गौण है। मेन तो मुख्य ही है। लर्निंग के जो 3 मुख्य कारण है, जो नियम है, वो पहला नियम है लॉज ऑफ रेडीनेस, READINESS, रेडीनेस यानी कि तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। जो 3 मुख्य नियम बताए हैं मैंने, उसमें से पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। इस नियम का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वो प्रक्रिया करता है और वो कार्य करता है, उसे वो आनंद मिलता है।
और वो जिसमें उसे आनंद नहीं मिलता वो कार्य नहीं करता। तो जब वह सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो वो लर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि झुंझलाहट में और तनाव में या अरुचि होने पर वो कार्य सीखता नहीं है। सीखने के लिए उसे तत्पर रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है, रेडीनेस रहना पड़ता है। रेडीनेस फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली, यानी कि वो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो। अगर उसे टेम्परेचर है या कहीं चोट लगी हुई है या उसे शरीर में कहीं पेन हो रहा है तो वो सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। फिजिकली, शारीरिक रूप से वो बिल्कुल स्वस्थ हो। दूसरा है मेंटली। मेंटली को कॉग्निटिव भी कहते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक, यानी कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो, उसका ब्रेन स्वस्थ हो, ब्रेन कार्य कर रहा हो। मेंटली यानी कि अगर आप 5वीं कक्षा के बच्चे को 10वीं का कोई सिलेबस करवा रहे हो तो वो तैयार नहीं है, वो मेंटली रूप से तैयार नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को पहले मेंटली रूप से तैयार करिए, उसकी प्रीवियस नॉलेज, पी के नॉलेज पर ध्यान दीजिए कि उसको पूरा ज्ञान क्या है कुछ पढ़ाने से पहले। जब उसे उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज होगी तो वो उसके लिए रेडी होगा और उसका ब्रेन काम करेगा और वो उसके लेवल पर होगा, उसके ब्रेन लेवल पर होगा। या 5वीं कक्षा का बच्चा जो है आप उसको 2nd या 3rd क्लास को पढ़ा रहे हो तब भी वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको उसका सारा ज्ञान होगा। या आप उसको 10वीं का करा रहे हो तो उसके लिए वो कठिन होगा। तो इसलिए मेंटली रूप से जब तक वो तैयार नहीं होता तब तक लर्निंग नहीं होती। तीसरा है सोशल। बच्चा जो है क्लासरूम में बैठा है और उसे आइसोलेट कर दिया गया है, कोई बच्चा उससे बात नहीं कर रहा, टीचर उस पर ध्यान नहीं दे रहे, टीचर ने भी उसको आइसोलेट कर दिया है, वो बच्चा भी सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। सोशली रूप से भी वो मेंटली, सोशली और फिजिकली तैयार होगा तभी वो कुछ सीखेगा। इमोशनली या उसको कहते हो कि मोटिवेशनल, संवेगात्मक रूप से भी वो तैयार हो, मोटिवेट किया जाए बार बार उसे, प्रेरणात्मक अभ्यास किया जाए जिससे बच्चा क्लास में सीखने के लिए तैयार हो। छात्रों की रुचियों, अभिक्षमताओं और योग्यताओं का भी ध्यान रखा जाए, उसके भावों का ध्यान रखा जाए, सीखने के ढंग से पता चल जाता है कि वो कितना मानसिक रूप से तैयार है, कि उसमें सीखने की रुचि कितनी है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा किया जाए जिससे वो तैयार हो। अब है दूसरा मुख्य लॉ, ये तो था लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत। मैंने बताया इसमें 4 पॉइंट कि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली रूप से बच्चा तैयार होगा तभी वो कुछ सीखेगा। इसके बाद आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का सिद्धांत, नियम, अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से, रिपीटिशन करने से लर्निंग होती है। अगर बार बार उसमें प्रयास ना किया जाए, रिवीजन ना किया जाए, प्रैक्टिस ना की जाए या एक्सरसाइज ना की जाए, बार बार दोहराया ना जाए तो वो लर्निंग भूल जाता है।
ये यूज और डिसयूज पर आधारित है। अगर आप इसको बार बार यूज करते हो तो उसकी लर्निंग रहती है। अगर आप बीच में उसको बार बार यूज नहीं करते तो वो लर्निंग जो है भूलने लगता है, सीखा हुआ कार्य भूल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई कविता कभी ना सुनाई जाए तो वो धीरे धीरे भूल जाती है। अगर वो बार बार बोली जाती है तो वो लर्न हो जाती है। यानी कि इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस में दो मुख्य नियम और आते हैं जो उप नियम है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। यह नियम, इस नियम के जो यूज है वो अगर हम बार बार करते हैं और उसकी उपयोगिता को समझते हैं तो वो लर्न होता है। और डिसयूज जब हम उसको बार बार नहीं प्रयोग करते, अभ्यास नहीं करते तो हम भूल जाते हैं, चाहे वो मौखिक अभ्यास हो या पूर्ण निरीक्षण का अभ्यास हो, वाद विवाद का अभ्यास हो। यानी कि ये आपका है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, दोहराने का नियम। तीसरा है जो मुख्य नियम जो इसने बताए हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये थॉर्नडाइक का मेन है। थॉर्नडाइक का यही मुख्य नियम है सीखने और अध्यापन के लिए। इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। जो कार्य हमारे हित के लिए होता है उसको हम बार बार करते हैं और करने का इच्छा करते हैं, और जो कार्य हमें दुख देता है उसको हम दोहराते नहीं है। जैसे कोई फल हम खाकर हमें मीठा लगता है और आनंद आता है, उसका रस का आनंद लेते हैं, तो हम उसको बार बार खाने की इच्छा करते हैं। अगर हमें कोई फल मुंह में कड़वाहट पैदा करता है और अच्छा नहीं लगता, उल्टी आने को होती है, तो वो फल हम दोबारा नहीं खाते। इसलिए इसको संतोष और असंतोष का भी ला कहते हैं, नियम कहते हैं, सुख और दुख का भी नियम कहते हैं। यानी कि इसमें बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए जो ये सिद्धांत अपनाया गया या ये जो नियम अपनाया गया लॉ ऑफ इफेक्ट का, इसमें रिवार्ड और पनिशमेंट का भी बात आती है। अगर हम छात्रों को किसी काम के लिए रिवार्ड देते हैं तो वह बार बार उसको करता है, और अगर हम उसके लिए पनिशमेंट देते हैं तो वो उसको नहीं करता, दोबारा नहीं करता। छात्रों में प्रोत्साहन जो है उसकी रुचि पैदा करता है, और दंड जो है वो उसे अरुचि पैदा करता है। ये शिक्षण विधि में भी काम करता है। जैसे किसी चीज, नवीन चीज को सिखाना या कोई रोचक बनाना, उसके लिए बच्चों को उसकी अनुकूल परिस्थिति पैदा करना, उसे संतोषप्रद अनुभव प्रदान करना, रिवार्ड देना, तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो अनुभव, एक्सपीरियंस प्राप्त करेगा और बार बार उसको सीखेगा, उसमें सीखना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर उसे दंड मिलता है या उसके लिए वो संतोष नहीं रहता तो वो कठिन, सीखना उसका कठिन हो जाता है। ये तीन जो लॉ है मेन मुख्य थॉर्नडाइक की, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस यानी कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। मैंने बताया प्रभाव में रीइंफोर्समेंट एजुकेशन में काम कर रहा है आज। ये तीन मुख्य हैं। अब इसके जो लॉ है थॉर्नडाइक के, जिसको बॉन्ड कहते हैं, यानी कि ये मुख्य नहीं है, मुख्य तो तीन ही है,
जो बार बार इसको यूज किया जाता है। अब सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, जिसको हम गौण शिक्षण नियम कह सकते हैं, अधिगम नियम। सबसे पहला है लॉ ऑफ प्राइमरी। जो सेकेंडरी लॉ है, सबसे पहला है इसका लॉ प्राइमरी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले आता है, प्राइमरी। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग अच्छी हो तो सब अच्छा होता है, तो ये स्टार्टिंग का नियम है, प्राइमरी है, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए बच्चों को तैयार करना पड़ता है कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या आपको सीखना है, इसकी पूर्व नॉलेज क्या है। पीके नॉलेज का जो हम टेस्ट लेते हैं वो यही लेते हैं, क्योंकि उन बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो। लॉ ऑफ प्राइमरी। फिर आता है लॉ ऑफ रिसेंटली। लॉ ऑफ रिसेंटली। रिसेंटली यानी कि जैसे हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर से एक दिन पहले हम सारा रिवाइज करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमें रिसेंटली याद रहे, हम पेपर में उसको लिख सके। उसको हम लॉ ऑफ रिसेंटली कहते हैं, कि उसी समय उसको रिवाइज करना। उसके बाद आता है लॉ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी कि SR का सिद्धांत। उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सिद्धांत। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जो कि उसने बिल्ली के ऊपर पिंजरे में उद्दीपक बाहर रखा, लालच जो मछली का टुकड़ा था, और उसने प्रयास किया बार बार, अनुक्रिया, वो जो प्रतिक्रिया थी वो बार बार की, और वो उसे सफलता मिली। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि हम कोई एक प्रयत्न द्वारा सक्सेस नहीं होते, तो हम कई तरह के प्रयत्न करते हैं सीखने के लिए। मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि हम कई तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं। जब बच्चे को कुछ सिखाना होता है तो हम कई बार खेल विधि द्वारा, कई बार मौखिक, कई बार वाचन के द्वारा, कई बार हम लिखित द्वारा, कई बार हम ब्लैक बोर्ड के द्वारा, कई बार हम किसी चार्ट मॉडल के द्वारा, टीचिंग एड के माध्यम से, तो उनको पढ़ाने का, उनको लर्निंग करने का मल्टीपल प्रयास करते हैं। तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है। फिर है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्तियां, हम ऐसा सेटिंग बनाते हैं कि उनकी जो अभिवृत्तियां वो जागृत हो, रुचि पे जागृत हो, एटीट्यूड बनाए वो सीखने के लिए। आगे है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब है कि हम एक ही बार में सारा कुछ नहीं सीख जाते, हमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। अब छोटा बच्चा है, आप स्टार्टिंग में ही 10 का पहाड़ा या 19 का पहाड़ा नहीं सिखाओगे। स्टार्टिंग आप 2 से शुरू करोगे। स्टार्टिंग आप 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करना सिखाओगे, ना कि 100 तक। स्टेप बाय स्टेप सीखना, एकदम से सारा नहीं सीखना। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनोलॉजी यानी कि उसको प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, अगर वो 10 तक सीख गया है तो 11 to 20 प्रीवियस नॉलेज उसकी चेक करो कि उसने 10 तक काउंटिंग आ गई, तो अब 11 to 20 तक सिखानी है। फिर उसे 31 से 40 तक,
यानी कि उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए स्टेप बाय स्टेप उसे लर्निंग करवानी है। फिर है लॉ एसोसिएट शिफ्टिंग, संबंधवाद ट्रांसफर। जैसे हमें साइकिल आती है, अब हम क्या करना चाहते हैं, स्कूटी चलाना चाहते हैं, गद्दी वही है, हैंडल वही पकड़ने हैं, हमें थोड़ा सा उसको रेस देने का, क्योंकि ये दो तीन चीजें सेम है तो हम एसोसिएट कर रहे हैं। एसोसिएट शिफ्टिंग, एसोसिएट ट्रांसफर, यानी कि हमें जिस चीज की नॉलेज है उससे दूसरी चीज में वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं, और जो नए हैं उनको सीखना है, बट जो रिपीट हो रहे हैं उनको ट्रांसफर करना है, शिफ्टिंग करनी है। उसको कहते हैं एसोसिएट शिफ्टिंग या एसोसिएट ट्रांसफर का सिद्धांत, नियम। फिर है लॉ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ पार्शियल एक्टिविटी, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रियाओं को बांटना। पूरी यूनिट अगर मैं चाहूं लर्निंग की तो एक दिन में खत्म कर सकती थी। पहले मैंने बताया लर्निंग क्या है, लर्निंग का कंसेप्ट क्या है, लर्निंग के सिद्धांत क्या है, फिर मैंने बिहेवियरलिज्म बताया, अब मैंने थॉर्नडाइक का एरर एंड ट्रायल एंड एरर बता रही हूँ। तो ये टुकड़ों में बांटा है मैंने इस यूनिट को, जिससे सीखने में आसानी हो सके, आप अच्छी तरह से सीख सके। पार्शली एक्टिविटी, लॉ पार्शली एक्टिविटी, यानी कि हम एक यूनिट को भी टुकड़ों में बांटकर सिखाया जाए। अगर पूरी यूनिट एक ही दिन में करवा दी जाए तो आपको वो लर्न करना कठिन हो जाए। तो ये 8 जो है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है। पहले मैंने बताया 3 मुख्य लॉ, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा क्या बताया, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 तो जो थे मुख्य है, मेन, और फिर 8 सेकेंडरी है, गौण। लॉ ऑफ प्राइमरी, लॉ ऑफ रिसेंटली, लॉ ऑफ इंसेंटिव एंड ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, law of response of analogy, law of associate shifting, law of partial activity। ये थॉर्नडाइक ने एजुकेशन में इसको लागू करने का बहुत प्रयास किया और वो आज भी सक्सेस है, क्योंकि उसके जो तीनों नियम है आज भी, हालांकि ये थॉर्नडाइक ने कईयों से इकट्ठे किए नियम है, पहले ये नियम आ चुके थे लेकिन नाम नहीं दिया गया था, तो इसलिए थॉर्नडाइक फेमस हुआ। तो इसके लिए जो हम इसका कहते हैं त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, सुख और दुख का सिद्धांत, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसोसिएट लर्निंग, इनके नाम दिए गए। अब थॉर्नडाइक के बारे में आपने कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि कल हम अलग टॉपिक पर बढ़ाएंगे, है वो भी इसी के थ्योरी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लर्निंग जो है जो हम पढ़ाए कम से कम आपको लर्न हो सके, इसलिए हम पार्शली इसको कर रहे हैं। थॉर्नडाइक के बारे में समझ आया, क्योंकि कल लास्ट लेक्चर में हमने वाटसन का बिहेवियरलिज्म पढ़ाया था, अब हमने थॉर्नडाइक का थ्योरी ऑफ लर्निंग।
किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में? मैम आपने जो ये सारे भी लॉज बताए उसे क्या आपने बोला, स्टैंडर्डिंग लॉ ऑफ लर्निंग? नहीं, पहले तो मैंने प्राइमरी लॉ बताया, मुख्य नियम। नहीं मैम वो सब के बाद जो आपने 8 लॉज बताए, हाँ जी, 8 लॉज, उसका टॉपिक का नाम, वो टॉपिक क्या होगा मैम? इसका थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक क्या, लर्निंग। ये सब क्या अदर लॉ ऑफ थॉर्नडाइक ऐसे करके लिखेंगे क्या पॉइंट्स? नहीं, अगर आपसे पूछे जाए कि थॉर्नडाइक के सेकेंडरी नियम के बारे में बताएं तो आप बताओ। स्टैंडर्डी। अगर आपको सिर्फ थॉर्नडाइक के बारे में, थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में पूछा जाता है तो सारा है ये टॉपिक बताओगे? ओके मैम। सेकेंडरी है ना? सेकेंडरी बोला मैम क्या? हाँ जी, हाँ, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग बोला ना मैम ने? गौण सिद्धांत जिसे कहते हैं, गौण लॉ। हिंदी में क्या बताया मैम आपने इसका? अधिगम नियम। अधिगम नियम कह सकते हैं। ओके अधिगम नियम और मुख्य Thank you, ma'am. अधिगम नियम, जो थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम बताया। मैम कौन सी यूनिट का है ये? और किसी क्वेश्चन कुछ पुट करना है किसी स्टूडेंट ने? मैम कौन से यूनिट से है ये? हाँ जी, कौन से यूनिट से है? ये आपकी सारी अभी 3rd यूनिट ही चल रही है, ओके। बहुत बड़ी है ये लर्निंग।